ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रीय विस्तार में विभिन्न गवर्नर जनरलों की नीतियों का मूल्यांकन कीजिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्रीय विस्तार केवल सैन्य विजय का परिणाम नहीं था, बल्कि कूटनीति, सहायक संधि, अधीनस्थ मित्रता और विलय की क्रमिक नीति का परिणाम था। 18वीं शताब्दी में कंपनी व्यापारिक हितों से साम्राज्यवादी प्रभुत्व की दिशा में बढ़ने लगी थी। हेडिंग है कंपनी का आरंभिक आधार निर्माण। वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में कंपनी की राजनीतिक तथा सैन्य शक्ति को मजबूत किया। उसने भारतीय शक्तियों के मध्य संतुलन बनाकर आगे के विस्तार की भूमि का निर्माण किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने तृतीय मैसूर युद्ध के बाद कुछ क्षेत्रीय लाभ प्राप्त करके प्रशासनिक स्थिति को मजबूत किया। अतः इस चरण में विस्तार सीमित था, परंतु कंपनी की नींव मजबूत हुई थी। नेस्ट हेडिंग कंपनी के प्रभुत्व की स्थापना व आक्रामक नीति। बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली अपनाकर हैदराबाद, अवध तथा मराठा राज्यों को कंपनी के प्रभाव में ले आया था। चौथे मैसूर युद्ध के उपरांत टीपू सुल्तान की शक्ति भी क्षीण हो गई थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अस्तीफ की नीति त्याग कर मराठों, भंडारियों तथा नेपाल के विरुद्ध अभियान चलाकर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित की थी। अतः इस चरण में कंपनी ने प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार का विस्तार किया था। नेक्स्ट हेडिंग इज कंपनी की विलय नीति व सीमा। लॉर्ड एमहर्स्ट के समय प्रथम बर्मा युद्ध से असम और अराकान जैसे क्षेत्र प्राप्त हुए, परंतु बैंडिंग की नीति संयमित रही। लॉर्ड डलहौजी ने व्यापक सिद्धांत कुशासन का आरोप तथा प्रत्यक्ष विलय की नीति चलाई। सतारा, झांसी, नागपुर व अवध का विलय इसी का परिणाम था। पंजाब तथा बर्मा के कुछ भाग भी कंपनी के अधीन किए गए। अतः कंपनी का विस्तार आधार निर्माण, प्रभुत्व स्थापना व प्रत्यक्ष विलय के चरणों में विकसित हुआ। लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड डलहौजी अधिक निर्णायक सिद्ध हुए। लॉर्ड डलहौजी की आक्रामक नीति ने 1857 की क्रांति को जन्म दिया। अतः ये विस्तार अल्पकालीन साम्राज्यवादी सफलता, लेकिन दीर्घकालीन राजनीतिक संकट का प्रत्यक्ष कारण बना।